चुनावी बयार है, बयानों की बहार है। जल्द ही पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ही जो बयानबाजी है, जो भड़काऊ भाषण है, उसकी शुरुआत हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी यूपी। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। यूपी के इटावा के एक मौलाना है, मौलाना जर्जिया अंसारी। वो पश्चिम बंगाल पहुंचे और वहां पर भड़काऊ भाषण दिया। वहां पर लोगों से कहा कि उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल जो है मुसलमानों के लिए सुरक्षित है और यूपी के जो तमाम मुसलमान हैं उन्हें पश्चिम बंगाल चले आना चाहिए। पश्चिम बंगाल में वो ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। इस बार के संडे स्पेशल में हम आपको सीधे ग्राउंड से दिखाएंगे कि क्या वाकई उनके इस बयान में कोई सच्चाई है या फिर ये जो बयान है ये महज एक सियासी पैंतरा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, यूपी में भी अगले साल चुनाव होने वाले हैं। तो क्या ये भ्रम की स्थिति सिर्फ चुनावों की वजह से फैलाई जा रही है? ऐसी आवाजें हर चुनाव में शोर बन जाती हैं। दुनिया में मुसलमान एक कौम है, लेकिन सियासतदानों की नजर में मुसलमान कौम से ज्यादा वोट बैंक के तौर पर देखे जाते हैं। यूपी में अगले साल चुनाव है, बंगाल में इसी साल चुनाव है। ऐसे में यूपी के एक मौलाना हैं जो बंगाल पहुंचे थे और वहां उन्होंने मुस्लिमों को वोट बैंक बताने और समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और विवाद भी गहरा ही किया। यकीन ना आए, हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट हो। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं। मदरसों पे जाके देख लीजिए, कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके। जर्जी साहब भी अपने इटावा की एक मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, शाही जामा मस्जिद। ये आपका इसारुद्दीन देखे हैं, गए हैं। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद अहले हदीस के पास नहीं है जितनी बड़ी हमारी इटावा के अंदर मस्जिद है। उस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूँ, मुतवल्ली हूँ। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूं, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते, और परमिशन भी नहीं मिलती है, और मिलेगी भी तो 10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते हो, और वो भी सिर्फ अंदर ही अंदर। सिर्फ 10 बजे तक माइक, सिर्फ मस्जिद में आपकी आवाज रहे, मस्जिद के बाहर आवाज ना जाए। इस कंडीशन में लोग रह रहे हैं। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है। कोई देके देख ले आज जोर से अजान। क्या बंगाल को भी आप वही बनाना चाहते हैं, उसी माहौल में लाना चाहते हैं आप? ये आपको सोचना है। अक्लमंदी, आप बहुत अक्लमंद हैं। हमें बंगाल के लोगों पर हमेशा भरोसा रहा कि अक्लमंद है। हम जैसे लोग भी चाहते हैं कि सेफ्टी अगर मिल सकती है तो बंगाल में मिल सकती है, कहीं इसको नजर न लग जाए। सवाल यह है कि मौलाना जर्जिस अंसारी कौन है और किसने इन्हें अधिकृत किया है यूपी के मुसलमानों का मुस्तकबिल तय करने का। दरअसल ये सियासी खेल है वोट बैंक का। बात इस पर भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मौलाना जर्जिस अंसारी की पूरी कुंडली भी जान लीजिए। मौलाना जर्जिस अंसारी इटावा के रहने वाले हैं। अक्सर ही महिलाओं के बारे में विवादित टिप्पणी करते हैं। साल 2022 में रेप के केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। फिलहाल बेल पर बाहर हैं मौलाना जर्जिस अंसारी। बताया जा रहा है कि बंगाल का मौलाना जर्जिस का विवादित बयान 25 दिसंबर 2025 का है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी विवादित टिप्पणी कर चुके हैं मौलाना जर्जिस। इसे ही सियासत कहते हैं। जो खुद एक दुष्कर्म के केस में 10 साल की सजा सुन चुका हो, वो बता रहा है कि यूपी में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। अब समझिए इस बयान के पीछे क्या विमर्श गढ़ा जा रहा है। फिर आपको डीडी यूपी संवाददाता दीप्ति शाही सिंह ग्राउंड पर भी ले जाएंगी और खुद मुसलमान ही कैमरे पर देंगे मौलाना जर्जिस अंसारी को जवाब कि यूपी मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है या फिर ये असुरक्षा, ये डर महज चुनावी बयार के कारण है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में करीब 3.85 करोड़ मुसलमान हैं। यूपी मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 143 सीटों पर मुस्लिम मतदाता असर डालते हैं।
यूपी में रामपुर और मुरादाबाद दो ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। यूपी में 73 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है, जबकि 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। यूपी की करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज कर सकते हैं, जबकि करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर चुनावी नतीजों को खासा प्रभावित करते हैं। आंकड़ों से साफ है कि यूपी में मुस्लिम आबादी चुनावी अंक गणित में कई सीटों पर जीत का प्रमेय साबित होती है। यूपी की सियासत को करीब से देखें तो परंपरागत तौर पर मुस्लिम वोटर पिछले कई चुनावों से यादव वोटरों के साथ समाजवादी पार्टी की कोर वोटर मानी जाती रही है। साल 2022 में यूपी में हुए विधानसभा चुनावों में ये बात सामने भी आई। साल 2022 में 79% मुस्लिम वोटरों ने सपा गठबंधन को वोट दिया था। पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 8% मुस्लिम वोटरों ने वोट दिया था। यकीन ना आए, हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट हो। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं, मदरसों पे जाके देख लीजिए, कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके। जब बंगाल में इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी यूपी के मुसलमानों के बारे में ये फेक नैरेटिव बांच रहे थे, तब निशाने पर मुस्लिमों का यही वोट था और कोशिश 2022 के सिलसिले को आगे बढ़ाने का था। सवाल ये भी है कि मौलाना जर्जिस अंसारी ने जो बयान दिया उसको लेकर यूपी का मुसलमान वोटर क्या सोचता है। क्या मौलाना जर्जिस अंसारी का बयान सच्चाई के करीब है या फिर सच्चाई से बिल्कुल विपरीत? इसी का पता लगाने के लिए डीडीयूपी संवाददाता दीप्ति शाही सिंह लखनऊ में पहुंची मुस्लिम वोटरों और बुद्धिजीवियों के पास। मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान पर क्या कहना था यूपी के मुसलमान वोटरों का, आप खुद ही सुन लीजिए। जिस तरीके से जर्जिया अंसारी बयान देते हैं पश्चिम बंगाल पहुंचकर कि उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं वो उन्हें खतरा है, वो सुरक्षित नहीं है, पश्चिम बंगाल चले आए, इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने जो बयान दिया है वो सिर्फ अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए दिया है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान आज बहुत सुरक्षित है और बहुत ही गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबका साथ सबका विकास जो एक नारा है वो एक मजबूत नारा है। इससे हमारा प्रदेश ही नहीं देश भी मजबूत हो रहा है और ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में जा चुका है कि मुसलमान उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सुरक्षित कहीं नहीं, और बंगाल में उनकी आर्थिक स्थिति उनसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। और आने वाले टाइम में इस बार वहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने अगर चाहा तो इस सरकार को ममता जी को हटाकर एक सुरक्षित हाथों में वहाँ दे देना चाहिए ताकि बंगाल का भी विकास हो। क्या उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं, क्योंकि आप एक महिला भी हैं इसलिए सवाल बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्या असुरक्षित हैं जिस तरीके के बयान, सियासी बयान सामने आ रहे हैं? जी ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग जो मतलब लेडीज़ हैं सब सुरक्षित हैं। और आके हिंदुस्तान में देखें कि होली का और ईद हम लोग सब लोग साथ में मनाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग को सब प्रोटेक्शन मिलती है और अब तो फैसिलिटीज़ बहुत हो गई हैं, तो हम लोग सुरक्षित सब। शगुफ्ता जी, देखिए, अगर हम खास तौर से मुस्लिम महिलाओं की जब बात करते हैं, बीते कुछ समय से जिस तरीके से उनको लेकर काम हुआ है, 3 तलाक की हम बात कर लेते हैं, क्या आपको लगता है एक बड़ा बदलाव है खास तौर से महिलाओं को लेकर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 3 तलाक का कुछ भी मैटर नहीं होता है, बट ये तो किया गया था, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। मगर जो हम लोग के मंत्री जी ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दी है कि हम लोग भी बेधड़क निकल सकते हैं, कि हर चीज़ का हम लोग को वो मिल रही है, सुविधा मिल रही है। तो यहाँ पर एकता बहुत है, हिंदू हो मुस्लिम हो सब लोग साथ में मनाते हैं हर त्यौहार। अब्दुल जी, ये जो बयान सामने आया है जर्जिया अंसारी जी का, कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, मैं उनके कोई बयान को मानता ही नहीं। ठीक है, हम लोग जो है मुस्लिम हैं, सारे त्यौहार एक साथ मनाते हैं और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उस सब का हम लोग लाभ भी उठाते हैं। 2017 से कहा जा रहा है कि मुस्लिम जो है वो खतरे में है, खतरे में है, खतरे में, कोई खतरे में नहीं। जो खतरे में थे, जो गुनाह करते थे वो सब चले गए। ठीक है, हम लोग कोई खतरा हम लोग का नहीं है। मोदी जी ने मतलब हमें उज्ज्वल योजना, हमारे यहाँ गैस की जो है फैसिलिटीज़ उन्होंने दी, चूल्हे पर खाना बनता था हमारे यहाँ। उसके बाद अंत्योदय राशन कार्ड जो कि 35 किलो राशन मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है आवास जो है
हमारे सांसद राजनाथ जी जो है उन्होंने हमें आवाज़ दिया है, तो हम तो भैया खतरे में नहीं हैं। जब आप वोट देने जाते हैं तो क्या आप ये देखते हैं कि किस धर्म जाति के लोग हैं, या फिर आप जो हम सबसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, बुनियादी जो मुद्दे हैं, उनके आधार पर अपना वोट देते हैं? नहीं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, देखिए ऐसा है कि हमारा तो विकास हुआ है मोदी जी के आने के बाद, योगी जी के आने के बाद, ठीक है। हम तो सिर्फ और सिर्फ जो है कोई राजनीति के तहत नहीं देते हैं, सिर्फ विकास के उस पर देते हैं। आप रोडें देख लीजिए, माननीय राजनाथ जी ने ऐसी ऐसी रोडें यहाँ लखनऊ में बना दी जो 2-2 घंटा आदमी जो है फंसा रहता था, मेडिकल कॉलेज पहुँच नहीं पाता था और बेचारा मर जाता था। तो हम तो इसका जो है विकास यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ है। और अभी आप होली में आइएगा, आप तो होली में यहाँ पूरा जो है पंडाल लगता है, मुसलमान जो है उसका स्वागत करते हैं। माननीय जो है राजनाथ जी, ब्रजेश पाठक जी, माननीय दिनेश शर्मा जी, ये सब लोग आते हैं और हम लोग उसका बिल्कुल खुल के जो है स्वागत करते हैं, टोपी लगा के करते हैं और होली खेलते हैं जो है साथ में। हमारे यहाँ ईद में आते हैं, सेवइयाँ खाते हैं, तो हम लोग तो सब साथ ही में साथ। एक और बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि जो मदरसे हैं उन पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, इसकी क्या सच्चाई है? क्या वाकई ऐसा हो रहा है? देखिए ऐसा है, जब कोई चीज़ अवैध बना लेंगे, ठीक है ना, किसी की ज़मीन पे कुछ जो है बना लेंगे, ठीक है ना, तो वो तो बुलडोज़र चलेगा। वो तो मतलब जाहिर सी बात है कि जो है अभी मंदिर पे भी चला है, अगर गलत कुछ लोग जो है बना लेते हैं, और मस्जिद कोई मतलब वो बड़ी चीज़ तो नहीं है। योगी जी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, कहीं भी कोई बुलडोज़र गलत थोड़ी चला रहे हैं। वो तो उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी अवैध है, मान लिया आपकी ज़मीन या मेरी ज़मीन कोई हथिया लेगा, तो हम नहीं चाहेंगे उस पर बुलडोज़र चल जाए। तो योगी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इसी साल चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में भी अगले साल चुनाव होंगे। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स को लेकर, मुसलमानों को लेकर सियासी बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन यूपी में मुसलमानों की असल स्थिति क्या है, इसे समझने के लिए हमने यूपी प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा अमील शम्सी से भी बातचीत की। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ बैठी हुई हूँ। शम्सी जी हमारे साथ हैं। शम्सी जी, देखिए इस तरीके के जो बयान हैं दिए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? अब चुनाव करीब आते ही आखिर ऐसे बयान क्यों सामने आने लगते हैं? देखिए, ये जिनका नाम आपने लिया, मौलाना जर्जिस अंसारी साहब, इनको मैं मौलाना नहीं कहूँगा, ये मौलाना नहीं है, ये सब टीएमसी के प्रवक्ता हैं, ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। ये सिर्फ टीएमसी के लोगों को खुश करने के लिए, टीएमसी की बढ़ाई करने के लिए, ममता बनर्जी के आगे अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। ये नहीं देखते कि इनका एक छोटा सा बयान और देश में कितना माहौल ख़राब हो सकता है या देश के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है इनको। और सच बात यह है कि इन्हें इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। इनको सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए है कि ममता दीदी ने कह दिया होगा कि वोट बैंक को बचा करके चलना है, बंगाल का चुनाव आ रहा है, एसआईआर का माहौल है, एसआईआर में हमारी पोल खुले जा रही है, एसआईआर में हमारे फर्जी वोट सामने आ जा रहे हैं, हमारे घुसपैठियों के वोट सामने आ जा रहे हैं, तो अब कुछ करो कि मुसलमानों को जो है वो भड़काओ, मुसलमानों को किसी तरह से वर्गलाओ और हमें फ़ायदा पहुंचाओ। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है, इसमें हिंदू और मुसलमान अब इनके भड़कामों में नहीं आने वाला। 70 साल इन्होंने मुसलमानों को भड़का करके देख लिया। अभी भी 2014 से लेकर के आज तक आप देख लीजिए, कभी एनआरसी के नाम पे भड़काएंगे, कभी सीएए के नाम पे भड़काएंगे, कभी वक्फ एक्ट के नाम पे भड़काएंगे, कभी एसआईआर के नाम पे भड़काएंगे, कभी फलाना के नाम पे भड़काएंगे, कभी धमकाना के नाम पे, सिर्फ और सिर्फ झूठ का पहाड़ मुसलमानों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं और एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने के बावजूद मुसलमानों को भड़का नहीं पा रहे हैं। ये हालात। शम्सी जी, इस तरीके के बयान वो दे तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सच्चाई है वो ये है कि जब हम उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों की स्थिति देखते हैं, जब हम दंगों की भी बात कर लेते हैं, कहीं ज़्यादा दंगे जो हैं पश्चिम बंगाल में होते हैं। जब हम अर्थव्यवस्था की भी बात करते हैं तो यूपी जो है पश्चिम बंगाल से काफ़ी आगे, बावजूद इसके इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। देखिए, मैं इन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ और पूरे भारत के मुसलमान, देखिए मैं सबसे पहले बड़ी गर्व से इस बात को बताता हूँ कि अगर सही से जनगणना हो जाए तो हम ये कह सकते हैं तमाम इस्लामिक ममालिक से ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। मुसलमानों का हर एक फ़िरका भारत में रहता है, कोई ऐसा फ़िरका नहीं है जो भारत में ना रहता हो। अन्य इस्लामिक मुल्कों में भले ना हो, लेकिन भारत में पूरी आज़ादी के साथ, शान के साथ रहते हैं। अब आइए उत्तर प्रदेश में लगभग जहाँ 3 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, ये मुसलमान जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं ये दुनिया के सबसे सुरक्षित मुसलमान हैं, क्योंकि ये एक दंगा मुक्त प्रदेश है, ये माफिया मुक्त प्रदेश है, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश है, ये एक नए रोजगार के अवसर ला रहा प्रदेश है, ये निवेश का प्रदेश इसको महाराज योगी आदित्यनाथ ने बना दिया है। इसकी तुलना आप अगर बंगाल से करिएगा तो उसी तरह से हो जाएगा कि ज़मीन और आसमान का
आप जिस तरह से बात करिए। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ये बंगाल बुलाने की बात कर रहे हैं, बंगाल बुला करके वहाँ पर वही सांप्रदायिक माहौल बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा उत्तर प्रदेश गंगा जमनी तहजीब का प्रदेश है। यहाँ पर आप आइए तो होली में आपको हिंदू और मुसलमान साथ में होली खेलते दिखाई देंगे। यहाँ आइए तो दिवाली में जो है हिंदू और मुसलमान साथ में दिए जलाते मिलाइए, ईद में आइए तो साथ सेवई खाते मिलेंगे, रमज़ान की इफ्तार पार्टियों में दिखाई दे जाएंगे। ये गंगा जमनी तहजीब का प्रदेश है। इसके लोगों को भड़काने की कोशिश ना करिए, एक तो आपकी कोशिश भी नाकाम जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि विकास का जो मॉडल, जो विकास की धारा महाराज योगी आदित्यनाथ ने 2017 से लेकर के आज तक उत्तर प्रदेश की जनता को दिखा दी है कि मिसाल पूरे भारत के लिए बन गई, पूरे भारत के लोगों के लिए बन गई, बल्कि विश्व भर में इसकी चर्चा होती है कि किस तरह से एक दंगों का प्रदेश कहे जाने वाले प्रदेश को, गुंडों का प्रदेश कहे जाने वाले प्रदेश को, माफियाओं का प्रदेश कहे जाने वाले प्रदेश को आपने निवेश का प्रदेश बना दिया, विकास का प्रदेश बना दिया। 2017 से लेकर के आज तक जितना विकास महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हो गया, उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कर सका था। तो इस चीज़ को भी देखते हुए आज जब कोई विकसित प्रदेश विकसित हो रहा होता है, किसी प्रदेश का विकास हो रहा होता है, तो वहाँ पे हिंदू भी विकसित हो रहे होंगे, मुसलमान भी विकसित हो रहे हैं। और ये वो प्रदेश है कि जहाँ की जनता ने ठान लिया है कि भाइयों को आपस में लड़ना नहीं, कंधे से कंधा मिला करके चलना है और चल करके एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है कि अपने देश को विश्व गुरु बनाना। इससे ये पूरी तरह साफ हो गया है कि यूपी चुनाव से पहले मुसलमानों के डर और सुरक्षा को लेकर एक फेक नैरेटिव बनाया जा रहा है और इसका लक्ष्य है 2027 के विधानसभा चुनावों में मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने का। यूपी में वैसे भी मुस्लिम वोटरों को लेकर अभी से घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी को AIMIM से कड़ी चुनौती भी मिल रही है और बड़ा खतरा भी दिख रहा है। पिछले महीने ही यूपी के डिप्टी CM के एक बयान ने समाजवादी पार्टी के अंदर का डर खुलकर बाहर ला दिया था। समाजवादी पार्टी के लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे, वो बता रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आप उनकी पूछो, मैं अपने कार्यकर्ताओं से पूछता हूँ, केवल 2 बात समझ लो, जब कभी जाए सपा वाले मिल जाए, केवल जात के आधारित पार्टियां, अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे तो ये 2 टके की पार्टी रह जाएगी, प्रधान नहीं बन और मुसलमानों को केवल डरा करके वोटते रहे कि तुम्हें ये डिस्टर्ब कर देंगे, हमको वोट देंगे। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के इस बयान के बाद ये सवाल पूरे यूपी की सियासत में मौजूद हो गया कि अगर मुस्लिम वोटर सपा के साथ नहीं आए तो क्या बीजेपी 2017 का रिकॉर्ड तोड़ देगी। इस सवाल का आधार बना है एक ऐसा राज्य जहां कोर वोटरों का वही गणित चलता था जिसके सहारे यूपी में समाजवादी पार्टी सत्ता के मंसूबे पालती है। बिहार में AIMIM ने RJD के MY समीकरण को पूरी तरह धूल चटाई। यूपी में सपा भी MY यानी मुस्लिम और यादव वोटरों के भरोसे सत्ता की बिसात बिछाती है। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में उनके 5 में से 4 विधायक RJD में शामिल हो गए थे। खास बात यह है कि इस बार भी उन्हीं 4 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने फिर से जीत दर्ज कर ली है। बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM के प्रदर्शन से एक बात फिर चर्चा में आई कि क्या मुस्लिम वोटर अब AIMIM पर भरोसा करने लगे हैं। इतिहास गवाह है कि बिहार के चुनावों का पैटर्न कुछ हद तक यूपी में भी दिखता है, खासकर मुस्लिम वोटरों का। उत्तर प्रदेश में तो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में दरी नहीं बिछाएंगे, उत्तर प्रदेश में MY PDA का ये सब झूठ बातें करते ना, उनको उनके खिलाफ जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। मुजफ्फरनगर दंगे के समय ये लोग डांस देख रहे थे और समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। अखिलेश यादव जी हमारे नेता के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए 41 सांसदों को ट्रेनिंग दी गई आज, लेकिन जनता में बैरिस्टर वजीर साहब के प्रति जो सम्मान है, जो अपार प्रेम है, वो ये इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कम से कम 30 विधायक। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इस तरीके के जो भड़काऊ भाषण हैं वो हर बार चुनावों से पहले ही क्यों सुनाई देते हैं। आखिर इस तरह के बयान देने की इजाजत ऐसे मौलानाओं को, ऐसे धर्मगुरुओं को देता कौन है। और जब भी इस तरीके के बयान सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं वो पोलराइजेशन को, तुष्टीकरण को भी बढ़ावा देते हैं। तो क्या ऐसे बयानों पर रोक नहीं लगनी चाहिए? क्या इस तरीके के जो बयान हैं वो देश की सुरक्षा के लिए भी, देश की अखंडता के लिए भी एक बड़ा खतरा नहीं बन जाते हैं?
सियासत में ऐसे बयान दो ही सूरत में दिए जाते हैं, या तो पार्टी अति आत्मविश्वास का शिकार है या फिर जमीनी हकीकत से दो चार है। जब समाजवादी पार्टी ने इशारों ही इशारों में AIMIM को गठबंधन की दावत दी तो फिर ये साफ होने लगा कि समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस भी बिहार के बाद हिला हुआ है। वहीं ऑफर ठुकराकर AIMIM ने बता दिया कि कॉन्फिडेंस के मामले में वो सपा पर भारी पड़ रही है। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आपको कि PDA की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। रणनीति बन चुकी है। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने खुलासा हो जाएगा। रमाशंकर जी, सबसे पहली बात तो आप हमें स्वागत पब्लिक में आकर कर रहे हैं, मीडिया में कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा स्वागत करते हैं, आप ऐसे मेहमान नवाज हैं कि पहले आप हमें घर बुलाते हैं मीडिया में बयान जारी करके, और उसके बाद में जब हम आपके घर जाते हैं तो आप हमें बेइज्जत करते हैं, हमें जलील करते हैं। आप हमारे मुंह पर अपना दरवाजा बंद कर देते हैं, दरवाजा ही नहीं खोलते। यूपी की सियासत में AIMIM की एंट्री के बाद यूपी की सियासी लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। AIMIM ने 2022 विधानसभा चुनावों में सपा से गठबंधन की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अखिलेश यादव नहीं माने। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ये बात मुस्लिम वोटरों को समझाने में भी कामयाब रहे थे कि वो तो सपा के साथ मिलकर बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, लेकिन सपा ऐसा नहीं चाहती। इसका घाटा भी अखिलेश को हुआ था और कई सीटों पर AIMIM सपा की हार का कारण बनी थी। 2022 विधानसभा चुनावों में AIMIM का वोट प्रतिशत 0.4% रहा था। AIMIM ने करीब 8 सीटों पर सपा को नुकसान पहुंचाया था। बिजनौर सीट पर AIMIM को 2290 वोट मिले थे, जो सपा गठबंधन के हार के मार्जिन से अधिक थे। बीजेपी को जीत मिली थी। सहारनपुर की नकुड़ सीट पर AIMIM को 3593 वोट मिले। इस सीट पर सपा महज 315 वोट से हारी थी। बाराबंकी की कुर्सी सीट पर AIMIM को 8541 वोट मिले और सपा को यहां सिर्फ 217 वोटों से शिकस्त मिली। शाहगंज, सुल्तानपुर, मुरादाबाद नगर जैसी सीटों पर AIMIM को मिले वोट सपा गठबंधन के हार के अंतर से ज्यादा थे। इस बार ओवैसी की पार्टी दम भर रही है कि यूपी विधानसभा चुनावों में वो महज वोट नहीं काटेगी बल्कि अपनी चमक भी बढ़ाएगी। समाजवादी पार्टी अभी AIMIM के झटके से पूरी तरह उबरी नहीं थी कि एक और झटका BSP ने दे दिया। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेश सचिव रहे हाफिज भारती ने अखिलेश यादव को टाटा कह दिया और BSP से नाता जोड़ लिया। देखिए, पहले भी मैं बसपा में था, मैं नगर पालिका का चेयरमैन रहा। 2017 में विधानसभा रामनगर समय चुनाव MLA का लड़ा। उसके बाद किन्हीं कारणों से मैंने देखा कि सपा में जो हम उम्मीद कर रहे थे उस पर समाजवादी पार्टी खरी नहीं उतर रही। दरअसल हफीज भारती का सपा से जाना तो बड़ा झटका माना ही जा रहा है, लेकिन वो जिन आरोपों की होली खेलकर सपा से गए हैं वो 2027 चुनावों में सपा के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं माने जा सकते। दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का कोई भी मुद्दा रहा हो, पिछले 7-8 साल समाजवादी ने मुखर होकर के किसी बिंदु पर आज तक कोई कार्य नहीं किया। मैंने इसी वजह से समाजवादी पार्टी छोड़ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के नेतृत्व में परसों मैंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने का मकसद ये है कि बहन मायावती जी दलितों के साथ साथ अपर कास्ट के लोगों को, जो सदियों से बेचारों की कोई सुनने वाला नहीं है, इस वजह से मैंने बहुजन समाज पार्टी के सदस्यता ग्रहण की। हफीज भारती ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की। हफीज के साथ का हुजूम अखिलेश के माथे पर चिंता की लकीर को बढ़ाने वाला था। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने हफीज को आधिकारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता दिला दी। हाफिज के सियासी सफर पर भी नजर फेर लेते हैं। हफीज भारती बाराबंकी के कद्दावर मुस्लिम नेता हैं। 2007 में बसपा के टिकट पर चेयरमैन का चुनाव जीता था।
रामनगर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव लड़ा था। बसपा छोड़ने के बाद वे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। सपा में हफीज प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हफीज भारती बाराबंकी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। 28 जनवरी 2026 में सपा से इस्तीफा देकर बसपा में की घर वापसी। सपा की नीतियों पर सवाल उठाते हुए हफीज भारती ने बसपा में घर वापसी कर दी है। हफीज भारती की अल्पसंख्यक समुदाय में मजबूत पकड़ मानी जाती है। हफीज भारती बाराबंकी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बाराबंकी की सियासत में उनका कद भी बड़ा है। सपा के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को पहुंचा सकता है नुकसान। हफीज भारती की मुस्लिम वोट बैंक पर है अच्छी पकड़। 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा की बढ़ सकती है मुश्किलें। AIMIM और बीजेपी के साथ बसपा भी लगा सकती है मुस्लिम वोट बैंक में सेंध। हफीज भारती की बसपा में वापसी को यूपी चुनाव से पहले मायावती की बड़ी सियासी चाल माना जा रहा है। बसपा उन्हें जिले की किसी महत्वपूर्ण सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है या फिर बसपा उन्हें संगठन की कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकती है। हफीज भारती का बसपा में जाना बाराबंकी के नतीजों पर भी असर डाल सकता है। बाराबंकी में उनके जाने से सपा के मुस्लिम यादव समीकरण पर असर पड़ सकता है। बाराबंकी में विधानसभा की 6 सीटें हैं। कुर्सी दरियाबाद और हैदरगढ़ विधानसभा में बीजेपी का कब्जा है, जबकि रामनगर, बाराबंकी और जैतपुर में सपा का कब्जा है। दरअसल यूपी चुनाव में अब समय कम बचा है और सपा के लिए काम ज्यादा है। मुसलमान वोटरों को लेकर अभी तक अखिलेश यादव आश्वस्त थे, लेकिन अब AIMIM की चुनौती 2022 की तुलना में काफी बढ़ गई है। ऐसे में मुस्लिम वोटरों पर यह घमासान फिलहाल थमता तो नहीं दिख रहा है। बीते कुछ राज्यों के चुनाव के नतीजों पे जब हम नजर डालते हैं तो ये बात साफ हो जाती है कि पिछले चुनावों में जो वोट है वो सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दों पर दिया गया है। यानी कि जो जनता है, जो लोग हैं, वो इस बात को समझ चुके हैं कि अब वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाएंगे जो विकास की बात करेंगे, उनसे जुड़े हुए मुद्दों की बात करेंगे। और ज़रूरी हो जाता है कि ये बातें तमाम जो सियासतदान हैं, तमाम जो दल हैं और तमाम जो इस तरह के मौलाना और धर्मगुरु हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि अब लोग समझदार हो चुके हैं। वो महज वोट बैंक बनकर नहीं रहना चाहते, बल्कि एक सम्मानित नागरिक की तरह रहना चाहते हैं। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।